हेलो, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे। आप सभी लोगों का एक बार पुनः पॉलिटी के इस क्लास में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों के लिए आर ओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी और आपका बिहार पीएससी एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो जैसा कि आपकी पोल्ट्री एमसीक्यूज की क्लास चल रही थी उसमें हम लोगों ने आपके 35 क्लासों को करके अब आपकी पॉलिटी की आपकी एनसीईआरटी क्लास लगा दी गई है। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो हम लोग आइए आज हमारी ये दूसरी क्लास है एनसीईआरटी की। तो हम लोग देर ना करते हुए आइए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोगों जी स्वागत जी। राजेंद्र श्रीवास्तव जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका जी। ओजी वाले, वेरी गुड इवनिंग, आपका स्वागत है। वल्ली सक्सेस जी, आपका स्वागत है। दिशा शर्मा जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है जी। जी गुड इवनिंग, स्वागत है, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं हमारा आज का ये क्वेश्चन देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए क्या है इसको हम लोग देखते हैं। ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका न्यायपालिका के दायित्वों में, न्यायपालिका के दायित्वों में से निम्नलिखित में से कौन सा आपका बिंदु शामिल है। तो इसमें कौन सा बिंदु शामिल है, तो चलिए कौन सा बिंदु इसमें शामिल है इसको हम लोग देखते हैं। तो बात की जाए यहाँ पर, पहला है विवादों का निपटारा करना, विवादों का निपटारा करना, न्यायिक समीक्षा करना, कानून की रक्षा करना और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना और यहाँ पर संविधान के संरक्षक का कार्य करना। इसमें से बताइएगा न्यायपालिका का कौन कौन सा कार्य है। आपको कूट के माध्यम से उत्तर करना है। आपका कूट क्या है यहाँ पे देखा जाए। पहला कह रहा है कि 1, 2 और 5, यहाँ पे दूसरा कह रहा है 2, 4 और 5, 2, 3, 4, 5 या उपयुक्त में से सभी। इसमें आप लोग आंसर करिएगा, इसमें आप लोग आंसर करिएगा जी। यहाँ पर बात की जाए विवादों का निपटारा, तो यहाँ पर विवादों के निपटारे में बात की जाए, यहाँ पर हर प्रकार के कोई भी विवाद हो, चाहे यहाँ पर राज्य राज्य और राज्य वर्सेस केंद्र का विवाद हो, राज्य एवं केंद्र का विवाद हो। यहाँ पे बात की जाए राज्यों और आपके राज्यों और राज्यों के बीच विवाद हो, राज्य एवं राज्य के बीच विवाद हो। यहाँ पर देखा जाएगा तो राज्य आपका या फिर राज्य के बीच विवाद हो। और बात की जाए यहाँ पर एक राज्य या राज्य समूहों के बीच, यहाँ पर बात की जाए एक राज्य राज्यों और राज्य के बीच कोई विवाद होगा तो इसका निपटारा करेगा। या फिर बात की जाए यहाँ पर दो राज्यों के बीच कोई जल विवाद जैसे हो, जैसे आपका जल विवाद हो या अन्य कोई विवाद हो, अन्य कोई आपका विवाद हो, इन सब का निपटारा आपकी न्यायपालिका करती है। बात की जाए न्यायिक समीक्षा जी, यह न्यायिक समीक्षा करती है। न्यायिक समीक्षा की बात आए तो आपके यहाँ पर मूल अधिकारों के संबंध में भी दिया गया है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा, आपके मूल अधिकारों में न्यायिक समीक्षा एक आपका आता है, यहाँ पर एक आर्टिकल आपका 13 आता है, इसमें दिया गया है प्रावधान। एक आर्टिकल आपका 32 आता है और हाई कोर्ट के संबंध में आपका 226 आता है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। सर क्लास का टाइम चेंज करिएगा। देखते हैं। तो चलिए इसमें बात की जाए तो आपके सभी कथन सही हो जाएंगे, सभी आपके कथन सही हो जाएंगे। डी इज द राइट आंसर, ये सभी हैं। कानून की रक्षा करना जी, कानून की रक्षा करना इनका काम है। मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना जी, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन जी अभी हम लोगों ने बात किया। यहाँ पर आपका आर्टिकल 13 में भी है और आर्टिकल 32 में है। इस सब में अगर जी टाइम और आपकी बात की जाए या संविधान का संरक्षक, संविधान का इसको संरक्षक माना जाता है, इसको अभिभावक माना जाता है, इसको आपका जी प्रहरी का कहा जाता है, इसको यहाँ पर प्रहरी कहा जाता है, इसको अभिभावक कहा जाता है। आपका
अभिभावक जो है इसको प्रहरी कहा जाता है, और आपका अभिभावक कहा जाता है, और जो है इसको संरक्षक भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा जी। सर्वेश जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है सर्वेश जी। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका ये अगला प्रश्न है। चलिए इस पे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या कथन है, चलिए इसको देखते हैं। पहला कथन आपका है, इसमें क्या कह रहा है, न्यायिक व्यवस्था जो है नागरिकों और नागरिकों व सरकारों या दो राज्यों की जो है यहाँ पर नागरिकों, और बात की जाए नागरिकों व सरकारों या दो राज्यों की सरकारों के जो है मध्य व केंद्र जो है व राज्यों के सरकारों के मध्य जो है पैदा हुए विवादों को निपटाने का तंत्र उपलब्ध कराती है। और बात की जाए यहाँ पर दूसरा कथन क्या कह रहा है, दूसरे कथन की ओर देखेंगे तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को है। जी यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इसमें कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन को यहाँ पर चुनना है। तो चलिए असत्य कथन, यहाँ पे असत्य कथन चुनना है। क्या इसमें कह रहा है, दूसरा जो है देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, असत्य कथन चुनना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा बताइएगा। न्यायिक जो है आपकी न्यायिक व्यवस्था नागरिकों सरकारों या दो राज्यों की सरकारों के मध्य जो है तथा केंद्र व राज्यों व सरकारों के मध्य पैदा हुए विवादों को जो है निपटाने का तंत्र उपलब्ध कराती है। और बात की जाए संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। बताइएगा इसमें। सूरज जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। इसमें कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या, इसमें कुछ जो है इसमें कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या, सत्य असत्य में कुछ मिस्टेक है क्या इसमें। यहाँ पे बात की जाए ये सत्य, यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया है, टाइपिस्ट महोदय ने इसको असत्य कर दिया गया है, यहाँ पे कर दिया है। ये आपका दोनों कथन सत्य बात की गई है, इसमें सत्य कथन छाटना है। दोनों सही हैं जी, ओनली सक्सेस जी, दोनों सही हैं। टाइपिस्ट महोदय जी ने थोड़ा सा इसमें जो है मिस्टेक कर दिया है। तो चलिए ये जो है ये आपके दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं, अर्थात जो है बात की जाए सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। दोनों कथन सत्य हैं, यहाँ पे सी आपका आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जी जी जी, बहुत सही जी, दिशा जी का आंसर आ रहा है सी। जी यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएंगे। ये जी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, ये बात सही है। और यहाँ पर विवादों को निपटाने का जो है अधिकार भी आपकी न्यायपालिका की न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, इसको देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, मौलिक अधिकारों के संबंध में। देखिए मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या बात की गई है, संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या कहा गया है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे जो है सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन जो है उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार नहीं रखते हैं। तो क्या ये कथन यहाँ पर सही है। और बात की जाए दूसरा कथन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जो है प्रत्येक नागरिकों को गौरवपूर्ण जीवन जीने का जो है यहाँ पर मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसमें जो है स्वास्थ्य का अधिकार इन्हीं मौलिक अधिकारों के जो है अंतर्गत शामिल है। तो चलिए बताइएगा, इसमें जो है जीवन जीने का अधिकार। और ये बात की जाए मौलिक अधिकारों के जो है मौलिक अधिकारों के विषय में, तो मौलिक अधिकारों के विषय में जो है आपकी बात की जाए यहाँ पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में आप जो है यहाँ पर जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल जो है यहाँ पर आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों के विषय में यहाँ पर यह कथन कहा गया है कि उच्च न्यायालय के पास ये अधिकार नहीं है, ये बात गलत है। यहाँ पर मौलिक अधिकारों के मामले में हाई कोर्ट के पास जो है रिट जारी करने की शक्ति ज़्यादा होती है जी। तो यहाँ पर जो है हाई कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्ति रखता है रिट के मामले में यहाँ पर। तो ये आपका जो है कथन जो यहाँ पर पहला वाला जो है ये जो है आपका गलत कह रहा है। यहाँ पर
बात की जाए यहाँ पर दूसरे की, तो जो आर्टिकल जो है आपका 21 है, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार आता है, और इन्हीं के अंतर्गत जो है स्वास्थ्य का अधिकार आता है। और बात की जाए यहाँ पर इस आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या क्या आता है, कुछ और हम लोग देख लेंगे, महत्वपूर्ण पूछा जाता है आपका। यहाँ पर आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है विदेश यात्रा का अधिकार, यहाँ पर विदेश यात्रा का अधिकार आता है। और बात की जाए जो है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, यहाँ पर आपका स्वच्छ जो है पर्यावरण का अधिकार आता है, वर्ण का अधिकार आता है। और बात की जाए बात की जाए यहाँ पर जो है आपके स्वच्छ पर्यावरण के साथ साथ स्वच्छ जो है जल का अधिकार है। इसके साथ साथ आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है यहाँ पर बात की जाए अपने स्वेच्छा से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार, यहाँ पर जो है यहाँ पर अपनी इच्छा से अपनी जो है स्वेच्छा से जीवन साथी जो है चुनने का अधिकार, ये जो है आपके जो है आर्टिकल 21 के चुनने का जो है अधिकार, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये भी शामिल है। और इसके अंतर्गत जो है आपकी चिकित्सा और स्वास्थ्य यहाँ पर दिया गया है, ये आपका चिकित्सा पाने का अधिकार, आपका जो है चिकित्सा जो है पाने का अधिकार, ये सभी आपके आर्टिकल 21 में शामिल हैं। तो बात की जाए इसमें आपका कौन सा कथन सही है, तो इसमें केवल 2 वाला कथन सही होगा, इसमें 2 कथन सही होगा। 2 इज द राइट आंसर, अर्थात बी इज द राइट आंसर। पहला वाला कथन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट की जो है बात की गई है, मूल अधिकारों के मामले में नहीं है। तो चलिए ठीक है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए 4 नंबर का प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है। इसमें बात की जाए आपके जो है सर्वोच्च जो है न्यायालय के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है, इसमें क्या कह रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। चलिए दूसरा कथन क्या कह रहा है, यहाँ पर जो है अपने जो है पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट जो है होता है, अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि जो है 1937 से 1949 की भांतिया जो है न्यायालय भी पहले संसद भवन के जो है यहाँ पर के अंदर चेम्बर्स ऑफ जो प्रिंसेस था उसमें हुआ करता था। तो क्या ये बात इसमें सत्य कथन का चुनाव करना है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो आपके स्थापना की बात की जाए, इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की जाए तो ये बात सही है। यहाँ पर जो है 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। और बात की जाए यहाँ पर 28 जो है आपकी 28 जनवरी जो है 1950 को जो है 1950 को इसका जो है उद्घाटन किया जाता है। इसका जो है उद्घाटन जो है यहाँ पर उद्घाटन जो है किया जाता है, 28 जनवरी को इसका उद्घाटन किया जाता है। और जो है बात की जाए सुप्रीम कोर्ट का जो है प्रावधान, यहाँ पर जो आपका सुप्रीम कोर्ट है इसका प्रावधान आपके आर्टिकल जो है 124 में किया गया है। और बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो है आकार होगा, जी वेरी गुड इवनिंग अंजलि जी, स्वागत है। तो यहाँ पे इसके आकार की बात की जाए तो जो है प्रारंभ में इसका आकार जो रखा गया था वो 7+1 रखा गया था। प्रारंभ की बात की जाए, प्रारंभ में जो आपका प्रारंभ में था इसका जो आकार था वो 7+1 था, अर्थात उस समय 8 जो है इसमें जज थे, जिसमें कि एक जो है आपके चीफ जस्टिस थे, CJI थे। और जो है वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो इसका आकार है वह 33 प्लस जो है आपका 1, अर्थात जो है 34 जज हैं। 1 मतलब होता है आपके CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये आपका वर्तमान आकार है। तो चलिए ये आपका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो चलिए ये आप बात की जाए यहाँ पर जो है जो आपके संसद भवन के अंदर जो है चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस जी, ये जो है यहाँ पे था। और इसको जो है यहाँ से जो है आपके 1958 बात की जाए 1958 में जो है इसको यहाँ से अलग कर दिया गया। अलग जो है यहाँ पर 1958 से इसको यहाँ पर अलग करके अलग प्रावधान कर दिया गया। तो ये आपकी बात की जाए यहाँ पर दोनों कथन आपके यहाँ सत्य हो जाएंगे। 4 नंबर में जो है आप बताइएगा, दोनों कथन यहाँ पे आपके सत्य हो जाएंगे। सी इज द राइट आंसर। सी के पक्ष में कितने लोग हैं?
सी के पक्ष में कितने लोग हैं? ओजीए वाले एवरी मोटिवेशन ओनली सक्सेस। जी बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका ये 5 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसको हल करते हैं। ये भी जो है आपको कथनों पर विचार करना है। ये भी न्यायपालिका, ये पूरा जो यहाँ पे जो ये टॉपिक है ये न्यायपालिका पर ही आधारित है। तो इसमें जो है एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन को लाया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो आपका है ये भारतीय संविधान में जो है न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है। सरकार का जो है उस पर जो है नियंत्रण रहता है। चलिए क्या ये बात आपके न्यायपालिका के लिए सही है? बात की जाए दूसरा क्या कह रहा है, उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकार जो है सरकारों का दखल नहीं होने पर ही जो है स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संभव है। तो चलिए 5 नंबर के प्रश्न का जो है यहाँ पर उत्तर दीजिए। 5 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे बात की जाए भारतीय जो है इसमें क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन जो है इसमें देखना है। तो सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो चलिए इसको बताइएगा। यहाँ पर भारत की जो भारतीय संविधान में न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, ये बात गलत है। ये कथन आपका असत्य है। जो हमारी न्यायपालिका है ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, एक स्वतंत्र निकाय है। इसका जो है प्रावधान हमारे अनुच्छेद में किया गया, हमारे संविधान में किया गया है। जो है आपके आर्टिकल 124 में एक जो है यहाँ पर भारत के न्यायपालिका, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया है और बताया गया है कि भारत की न्यायपालिका एक जो है स्वतंत्र निकाय है, उस पर किसी का जो है अधिकार नहीं है, चाहे सरकार हो या फिर जो है कोई भी हो, यहाँ पर ये स्वतंत्र है। तो ये कथन आपका इसकी वजह से गलत हो जाएगा। बात की जाए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में सरकार का दखल नहीं होने पर ही जो है आपकी यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका का संभव होना जो है यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका का संभव होना माना जाता है। ये कथन भी आपका सत्य है। ये कथन आपका सत्य है। तो दूसरा कथन आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन आपका यहाँ पर सत्य माना जाएगा, अर्थात सही होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। जी इसी बात के संबंध में एक आपका आया था, जो है एक अधिनियम आया था, अधिनियम लाया गया था। क्या अधिनियम था बताइएगा? जो आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो आपका था। जी दिशा दी, बी आंसर आया है। जो आपका यहाँ पर राष्ट्रीय जो है आपका यहाँ पर राष्ट्रीय न्यायिक जो है न्यायिक नियुक्ति आयोग था। नियुक्ति के लिए जो है आयोग का प्रावधान किया गया था। आपका यहाँ पर क्या था, वो 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो आपका 99वां जो है आपका संविधान संशोधन अधिनियम था, वो लाया गया था। जो है आपका ये 2014 का अधिनियम था। 2000 बताइएगा 2014 का था कि 15 का था? बताइएगा 2014 का अधिनियम था कि 2015 का था? यह अधिनियम 2014 का था, परंतु 2015 में जो है इसको लाया गया और न्यायपालिका ने जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, बात की जाए जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है असंवैधानिक घोषित करार दिया। इसको जो है 2015 में इसको असंवैधानिक घोषित करार दिया। ये असंवैधानिक जो है यहाँ पर जो है आपका असंवैधानिक घोषित करार दिया गया। इसको यहाँ पर असंवैधानिक जो है इसको घोषित कर दिया गया। ये जो है यहीं से ये कैंसिल हो गया। तो जी दिशा, राम जी, दिव्या जी, राम दिव्या जी। चलिए आगे देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। जी चलिए ये आपका जो है तो इसमें हो गया जी। तो चलिए नेक्स्ट जो है देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। ये क्या है? चलिए 6 नंबर के प्रश्न की बात की जाए। यहाँ पर शक्तियों के जो है पृथक्करण के चलते जो है विधायिका और कार्यपालिका जो है जैसी सरकार की जो अन्य शाखाएं जो है न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती। क्या ये बात है? चलिए दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पर?
दूसरा कथन है शक्तियों के पृथक्करण के कारण जो है न्यायाधीश आपके कार्यपालिका व विधायिका द्वारा जो है शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते हैं। इसमें कौन सा कथन यहाँ पे असत्य पूछा गया है या सत्य पूछा गया है? इसमें देखिएगा असत्य की बात पूछी गई है कि सत्य बात पूछी गई है? असत्य बात पूछी गई है, इसमें असत्य पूछा गया है। बताइएगा कौन सा कथन इसमें असत्य होगा? इसमें कौन सा कथन असत्य होगा आपका? 6 नंबर में जो है आपका बात की जाए शक्तियों के पृथक्करण के चलते। सर बहुत अच्छा समझाते हैं दीक्षित जी, थैंक यू दीक्षित जी, गुड इवनिंग, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में। तो बात की जाए यहाँ पर जो है शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई है जी। शक्तियों के पृथक्करण की कार्यपालिका और आपकी विधायिका जैसी जो है सरकार की जो है अन्य शाखाएं जो है न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती हैं। क्या ये कथन जो है सत्य है कि असत्य है? तो जो है न्यायपालिका के काम में जो है आपकी जो विधायिका और कार्यपालिका हैं वो दखल नहीं दे पाती हैं। ये बात आपकी सही है, ये बात यहाँ पे आपकी सही है, ये बात आपकी यहाँ पे सही कही गई है। बात की जाए शक्तियों के पृथक्करण के कारण जो है जो न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग को नहीं रोक पाते हैं, ये बात जो है आपकी यहाँ पर ये बात सही है? ये बात सही है नहीं। जो न्यायाधीश होते हैं, जो आप न्यायाधीश होते हैं, वो जो है चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो या चाहे कोई भी हो, वहाँ पर जो है सब पर जो है आपके जो कानून के जो है दायरे में आएगा उन सब पर जो है वो होगा, रोक लेगा। यहाँ नहीं रोकने की बात नहीं की गई है, यह कथन आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ न्यायपालिका जो है वो सर्वोच्च है। जो हमारे यहाँ न्यायपालिका है वो सर्वोच्च है, न्यायपालिका सर्वोच्च है और यहाँ पर नहीं रोक पाने की बात की गई है। तो यहाँ पर रोकते हैं, रोक लेंगे जी। न्यायपालिका जो हमारी न्यायपालिका है वो जो भी होगा, हमारे यहाँ संविधान और कानून सर्वोच्च है तो उसके अंतर्गत जो भी आएगा न्यायपालिका वो जो है उसको जो है वहाँ दंडित किया जाएगा। तो आपका असत्य की बात की गई है तो केवल 2 वाला कथन जो है यहाँ पे असत्य होगा, यहाँ पे बी वाला कथन असत्य होगा। और बात की जाए वहाँ पे जी, यहाँ पे न्यायपालिका में दखल देने की जो ये बात जो है आपकी वहाँ पर वो काम में दखल नहीं देती है, ये कथन सत्य है। असत्य पूछा गया है तो आपका बी वाला कथन यहाँ पे असत्य हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बात यहाँ पे समझ में आई होगी। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 6 का बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का। चलिए 7 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है ये? उच्च न्यायालयों के संदर्भ में जो है आपके निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। तो चलिए पहला कथन क्या कह रहा है इसको देखते हैं जी। पहले कथन को देखते हैं। उच्च न्यायालयों में की स्थापना, यहाँ पे उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले जो है आपका 1962 कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में जो है की गई थी। और बात की जाए यहाँ पर दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1964 में हुआ था। क्या ये बात सही है? बात की जाए उच्च न्यायालयों के जो है न्यायिक क्षेत्र में एक से अधिक जो है राज्य सम्मिलित हो सकते हैं जी। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए असम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और जो है मणिपुर के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। इसमें बात की जाए कौन सा कथन इसमें क्या है, कौन सा कथन इसमें सत्य होगा? क्या पूछा गया है इसमें क्या पूछा गया है? 7 नंबर में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कौन सा कथन इसमें असत्य है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का चेंज करना है इसमें यहाँ पर आपको यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो चलिए बताइएगा कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है। बात की जाए यहाँ पर जो आपका उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1962 में जी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में की गई थी। ये बात एकदम सही है, ये बात आपकी एकदम सही है। बात की जाए दिल्ली उच्च न्यायालय के गठन की तो दिल्ली जो आपका दिल्ली उच्च न्यायालय था ये आपका 1966 में जो है हुआ था। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। आपका दिल्ली जो आपका था दिल्ली हाई कोर्ट की बात की जाए
दिल्ली हाई कोर्ट 1900 आपके 66 में इसको स्थापित किया गया था। अब बात की जाए यहाँ पर उच्च न्यायालयों के जो है न्यायिक क्षेत्र एक व एक से अधिक राज्यों के लिए, जी एक व एक से अधिक राज्यों के लिए, एक व एक से अधिक राज्यों के लिए इसका जो है प्रावधान है। ये भी बात आपकी सही है। बात की जाए पूर्वोत्तर राज्यों, यहाँ पर आप यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में बात की जाए, यहाँ पर असम हो जाएगा और आपका इसमें नागालैंड भी शामिल है। आपका नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के लिए और जो है एक उच्च न्यायालय है। और बात की जाए यहाँ पर मणिपुर नहीं, यहाँ पे मणिपुर नहीं होगा, यहाँ पर असम। बात की जाए मणिपुर के लिए एक अलग से उच्च न्यायालय है, मणिपुर के लिए अलग उच्च न्यायालय है। यहाँ पर एक अलग जो है हाई कोर्ट अलग है, मणिपुर के लिए हाई कोर्ट अलग है इम्फाल में। और बात की जाए यहाँ पर आपकी असम, यहाँ पर आपकी बात की जाए आपका असम, नागालैंड, जो आपका नागालैंड है, नागालैंड। और बात की जाए मिजोरम, आपका मिजोरम जो है। और बात की जाए जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, इसके ये जो है आपका कौन सा हाई कोर्ट है, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। ये चारों राज्य जो है आपके गुवाहाटी जो है आपका, जो आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी जो आपका हाई कोर्ट है, इसके अंतर्गत ये चारों राज्य आते हैं। तो यहाँ पर ये भी कथन आपका सत्य हो जाएगा, मणिपुर इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो 2 और 4 कथन आपका असत्य हो जाएगा। बताइएगा 2 और 4 इसमें हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा आपका, बी इज द असत्य कथन हो जाएगा इसका। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है। इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, चलिए 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये आपका एनसीईआरटी चल रहा है, एनसीईआरटी में कथन कारण के प्रश्न ज़्यादा होते हैं। चलिए इसको देखते हैं। चलिए आपका क्या है 8 नंबर, 8 नंबर में देखते हैं, यहाँ पर कथन पर विचार करना है। निम्न जो है आपका भारत में जो है, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। अगर किसी व्यक्ति को जो है लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया जो है फैसला सही नहीं है, तो वह ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। इसमें क्या करना है, सही कथन बताना है। 8 में सही पूछा है कि गलत पूछा है। प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा है, इसमें असत्य कथन पूछा है, इसमें असत्य कथन पूछा है, इसमें असत्य कथन इसमें भी पूछा है आपका, इसमें आपका असत्य कथन बताना है। ये आपका असत्य कथन बताना है, इसमें असत्य कथन बताना है। तो चलिए असत्य बताइए, कौन सा कथन इसमें असत्य होगा, या सत्य बताएंगे तो सत्य बताएंगे तो दोनों सत्य हो जाएगा। चलिए इसी के अनुसार कर लीजिए। चलिए बताइएगा, ये एकीकृत न्यायपालिका है जी, एकीकृत न्यायपालिका है हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है। इसको आप लोग जानते होंगे, ये जानते होंगे, ये पिरामिड आप लोग जानते होंगे। ये आपकी सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट और ये अन्य न्यायालय जो है आपके, ये जो है आपका, ये आपका जो है ध्यान दीजिएगा, ये आपका एकीकृत जो आपकी बात की जाए इस तरीके से आपका हाई कोर्ट हो जाएगा। और जो है आपका इसके नीचे जाएंगे तो ये जो है आपका अन्य न्यायालय। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट, यहाँ पर जो है आपके अधीनस्थ बात की जाए या जिला न्यायालय, अधीनस्थ या जिला न्यायालय बात की जाए, यहाँ पर आपके अधीनस्थ बात की जाए, या फिर यहाँ पर जो जिला न्यायालय होंगे ये इसमें आते हैं। इस तरह पिरामिड बनता है इसका। तो आपका यहाँ पर दोनों कथन ये सही हैं, बी हो जाएगा यहाँ पर इसके अनुसार, ये बी इज द राइट आंसर। 1 2 दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा ये 9 नंबर का प्रश्न है। चलिए 9 नंबर के प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित जो है इसमें निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। क्या है इसमें, इस कथन को हम लोग देखते हैं। जो स्कूलों में जो है बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील भोजन की शुरुआत जनहित याचिका जो है आपकी बात की जाए, जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई। चलिए और क्या कह रहा है यहाँ पर, जो आपका अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है जी।
बात की जाए तीसरे का, तो यहाँ पर पत्र के माध्यम से जनहित जो है याचिका दायर नहीं की जा सकती। इसमें क्या है, कौन सा कथन सत्य है, क्या इसमें सत्य कथन पूछा है। देखिएगा आज हमारे टाइपिस्ट महोदय यहाँ पर कुछ कुछ बातें यहाँ पे गलत छाप दिए हैं, तो उसको देखना पड़ता है। तो चलिए बताइए कौन सा कथन इसमें सत्य है। सत्य कथन पूछा है। सत्य कथन की बात की जाए तो ये जो यहाँ पर जो स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है वो आपका जी जनहित याचिका के फलस्वरूप हुआ। जी बहुत सही बात है। जनहित याचिका की बात की जाए यहाँ पर, जनहित याचिका बताइएगा। तो जनहित याचिका की बात की जाए तो आपका PIL है, उसका जो है यहाँ पर जो है आपका उसी के अंतर्गत इसको किया गया अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। जी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अभी हम लोगों ने चर्चा किया, भोजन का अधिकार, स्वच्छ पेयजल का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, आपका ये सब इसके अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य पर्यावरण का, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये सब इसके अंतर्गत आता है। बात की जाए जनहित याचिका पत्र के माध्यम से नहीं दायर की जा सकती, बिल्कुल एक पत्र के माध्यम से भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो ये आपका कथन असत्य हो जाएगा। दो कथन सत्य हैं, 1 और 2 इसमें कथन सत्य हो जाएंगे। आपका बी आंसर हो जाएगा, 1 और 2 इसमें सत्य कथन है। चलिए बी हो जाएगा। बात की जाए अगले प्रश्न की, आपका 9 नंबर का प्रश्न है, 10 नंबर का प्रश्न है। चलिए 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, जो है आपके इसको विचार करना है। भारतीय न्यायपालिका जो है दुनिया की जो है, भारतीय न्यायपालिका जो है आपकी दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिका में शामिल है। अनुच्छेद 21 में भोजन, स्वास्थ्य, आजीविका का अधिकार शामिल है। तो बताइएगा कौन सा कथन इसमें असत्य है। असत्य कथन की बात की जाए तो कौन सा कथन इसमें असत्य हो जाएगा, बताइएगा। जी सर सब बी सही हो रहा है, बी सही हो रहा है। तो अब क्वेश्चन है तो क्या ही किया जाए भाई। तो चलिए यहाँ पर जो है कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए यहाँ पे बात की जाए 10 नंबर, कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो असत्य इसमें तो कोई नहीं है। जी आपकी जो दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिका सही है। अनुच्छेद में इसमें क्या है, इसमें अनुच्छेद 21 में भोजन और स्वास्थ्य सब आजीविका का अधिकार शामिल है। जी बहुत सही है। तो दोनों का इसमें से कौन असत्य है, इसमें कोई असत्य नहीं है ना। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए इसमें डी हो गया भैया, कौन कह रहा था बी हो रहा है सभी में आंसर, इसमें डी हो गया। ये दोनों कथन सत्य है, असत्य कोई नहीं है इसमें कोई कथन असत्य नहीं है। चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। 11 नंबर का प्रश्न है। चलिए 11 नंबर में क्या है इसको भी देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है फौजदारी के मामले में। चलिए भैया फौजदारी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए फौजदारी के मुकदमा को देखा जाए, क्या है फौजदारी में। तो इसमें जो है इसमें ऐसी प्रक्रियाओं को शामिल किया, ऐसी प्रक्रियाओं को यहाँ पर शामिल किया जा, यहाँ पर जो है बात की जाए, ऐसी प्रक्रियाओं को जो है यहाँ पे शामिल किया गया है, ऐसी प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जिसमें कि बात की जाए ऐसी प्रक्रियाओं को यहाँ शामिल किया गया है जिसमें जो है जिनको कानूनन अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, दहेज और जो है यहाँ पर प्रताड़ना, हत्या इत्यादि है। क्या ये बात सत्य है। और बात की जाए इसमें जो है आपके इसके अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज होने पर पुलिस जांच करती है। चलिए और अदालत में केस दर्ज करती है। चलिए क्या ये बात भी सत्य है। इसके अंतर्गत जो है दोषी व्यक्ति को जुर्माने या जेल दोनों हो सकती है, सजा होती है। तो चलिए इसमें सही कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है। तो इसको बताइएगा सही कथन का चयन करना है। विकल्प के माध्यम से इसको देखिए कौन सा इसमें। तो इसमें ऐसी जो है प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनके माध्यम से कानूनन अपराध घोषित किया गया है। जी चोरी, दहेज और आपका प्रतिपीड़न, उत्पीड़न, हत्या। जी ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत प्राथमिकी जी FIR जांच करने पर पुलिस जांच करती है और अदालत में केस दर्ज होता है, ये भी बात सही है। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माने जो है या जेल में दोनों में इसमें सजा दी जा सकती है। जी ये इसमें तीनों कथन सही हैं, इसमें सभी कथन सही हैं। ये जो है सभी कथन सही है। टाइपिस्ट महोदय हमारे यहाँ पर भी जो है थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए। इसमें सभी कथन सही हैं, आपके सभी जो है इसमें सही है, सभी सही है। इसमें ऑल करेक्ट हैं, इसमें ऑल करेक्ट हैं।
यहाँ पर ऑल कर दीजिए, ऑल करेक्ट है इस ऑप्शन में, ऑल कर दीजिए, ऑल राइट, यहाँ पर ऑल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आपका 12 नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते हैं जी। 1 2 3 जी, 1 2 3 सभी सही हैं इसमें। चलिए दीवानी का एक मामला और आ गया यहाँ पर, फौजदारी के बाद दीवानी का मामला आ गया। तो चलिए फौजदारी के बाद दीवानी का मामला आ गया, सब लोग कहाँ गए भाई? तो चलिए दीवानी को देख लिया जाए, क्या है इसका संबंध जो है, इसका संबंध जो है आपका, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन व जो है अवहेलना से होता है। इसके अंतर्गत दायर याचिका पर जो है अदालत राहत की व्यवस्था करवाती है। तो बताइएगा 12 नंबर के प्रश्न, इसमें बताइए, इसमें असत्य कथन का चयन करना है। क्या आज क्या बात है, इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका जो है, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन व जो है अवहेलना से होता है जी। चलिए इसके अंतर्गत जो है दायर याचिका जो है, याचिका में अदालत राहत की व्यवस्था करती है। यहाँ तो दोनों कथन सत्य हो रहे हैं, यहाँ तो दोनों कथन सत्य हो रहे हैं। तो यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना था, यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। चलिए ये आपका यहाँ पे लिख दीजिए सत्य कथन, तो यहाँ पे दोनों सत्य हो जाएंगे, दोनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे, बी हो जाएगा आपका, दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ये हमारा अब अगला है। चलिए न्यायिक समीक्षा शब्द, न्यायिक समीक्षा शब्द का आशय क्या है? संसद द्वारा पारित जो है, संसद द्वारा पारित जो है कानून की संवैधानिकता की जांच करना, जो है मूल अधिकारों को लागू करने की जो है न्यायपालिका के की जो है आपकी प्रक्रिया, या फिर जो है एक प्रकार की जनहित याचिका, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? यहाँ पे न्यायिक समीक्षा की बात की जाए तो न्यायिक समीक्षा कहाँ है आपकी? न्यायिक समीक्षा की बात की जाए तो न्यायिक समीक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर जो है मूल अधिकारों के मामले में जो कानून बनाए जाते हैं उसमें जो है संसद उसमें किस तरीके से कितना जो है क्या प्रतिबंधन लगा सकती है, इसकी समीक्षा आपकी जो न्यायपालिका है, आपका सुप्रीम कोर्ट जो है इसके आर्टिकल जो है 13 के अंतर्गत इसकी जो है समीक्षा करती है। जो है क्योंकि आपका मूल अधिकारों में इसको प्रहरी का कहा जाता है, आर्टिकल 13 को मूल अधिकारों में जो है, जो आपका आर्टिकल 13 है, इसको मूल अधिकारों को प्रहरी का कहा जाता है। बात की जाए आपके, और जो आपकी यहाँ पर न्यायिक समीक्षा की बात की गई है, उसका जो है आप न्यायिक समीक्षा आपके आर्टिकल 32 के अंतर्गत भी जो है न्यायिक पुनर्विलोकन दिया गया है। और बात की जाए यहाँ पे आर्टिकल जो है आपका इस पे सुप्रीम कोर्ट का है, और आर्टिकल आपका 200 यहाँ पर 26 के अंतर्गत आपका हाई कोर्ट भी जो है इसके अंतर्गत न्यायिक समीक्षा न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। तो आपका यहाँ पर संसद जो है द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता की भी जांच की जा सकती है जी, कि कौन सा जो है आपका जो संसद ने कानून बनाया है कौन सा जो है संवैधानिक है, कौन सा असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है इसकी जो है जांच कर सकती है। जैसे अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले चर्चा किया, आपका जो आपका 99वां संविधान संशोधन था, 99वां जो है आपका संविधान संशोधन था, वो जो है उसको संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर देने के पश्चात भी जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्योंकि इस कारण से असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो है स्वतंत्रता को जो सीमित कर रही थी, उसके स्वतंत्रता का जो है यहाँ पर प्रतिबंधन लगा रही थी, इसी कारण जो है इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो ये आपका हो जाएगा, तो इसमें ए आपका आंसर सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन का चयन करना है। चलिए असत्य कथन को देखते हैं, आपका 14 नंबर का कौन सा है। चलिए इसको देखते हैं। 1980 के दशक में जनहित याचिका भारत में विकसित हुई। चलिए ये बात सही है। क्या पर्यावरण से संबंधित जो समस्या के लिए जनहित याचिका दायर की जा सकती है, ये बात बताइए। भारत में जनहित याचिका लाने वाले जी पीएन भगवती जी थे। बात की जाए यह जो है याचिका केवल और केवल
सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करिए। चलिए पीआईएल की बात की जाए, पीआईएल की बात की जाए तो ये पीएन भगवती जी ये इसके जो है इसको जो है जनहित याचिका लाने वाले जी पीएन भगवती, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो है चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो यहाँ पे बात की जाए जो आपकी पीआईएल होती है, पीआईएल जो है आपके सुप्रीम कोर्ट और जो है आपका पीआईएल जो है सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों स्थान पर जो है आपकी ये दायर की जा सकती है। इसलिए जो है यहाँ पर केवल सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, इसलिए ये कथन आपका असत्य हो जाएगा। डी इज असत्य कथन हो जाएगा, डी आपका असत्य कथन हो जाएगा। जी बहुत शानदार, ओजीए वाले डी, आरपी मोटिवेशन जी डी, और जो है ओनली सक्सेस जी डी, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। चलिए आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को करते हैं। आपका इस पे विचार करना है। आपके संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपना जो है बचाव करने का मौलिक अधिकार है जी। और बात की जाए दूसरा कथन क्या कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद आपके जो यहाँ पर 39 का है, अनुच्छेद आपका 39 का के अनुसार ऐसे नागरिक जो कि गरीब हैं या वकील करने में असमर्थ हैं, उनको वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य की होगी जी। आपका ये डीपीएसपी में जो आपका डीपीएसपी है, आपका यहाँ पर डीपीएसपी है, उसमें या जो है आपका प्रावधान किया गया है, या जो है आपका या प्रावधान आपका जो आपके आर्टिकल जो है 39A में 39 का में किया गया है। इसको जो है आपके जो आपका 42वां संविधान संशोधन था, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वां जो आपका संविधान संशोधन आपका था वो 1976 का था। ये 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया और ये प्रावधान किया गया। उसमें कहा गया निःशुल्क जो है न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किया गया है। उसके अंतर्गत आपका जो आर्टिकल जो है 39A है, उसमें ये बात कही गई है कि जो गरीब लोग होंगे, जो सक्षम लोग नहीं हैं, उनको जो है उनको निःशुल्क न्याय, कहने की बात है कि उनको उनको न्याय दिलाने के लिए वकील जो करने में असमर्थ हैं, उनको वकील, कहने का मतलब है विधि वेत्ता जो होते हैं उनको मुहैया कराया जाएगा। और जो है उनको सरकार जो है इसमें केस के लिए जो है जो व्यवस्था करेगी। तो ये आपका डीपीएसपी में शामिल किया गया है। तो इसमें आपके दोनों कथन सत्य हैं, इसमें दोनों कथन सत्य हैं जी। इसके अंतर्गत भी जो है व्यक्ति को अपना जो है बचाव करने का मौलिक अधिकार है जी। आपका यहाँ पर दोनों कथन सही हो जाएंगे। असत्य की बात की गई है तो यहाँ पर ना तो एक ना तो दो, दोनों में कोई असत्य नहीं है। डी हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर। बताइएगा भैया जी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्या है, फिर से 15 आ गया है। चलिए भैया हमारे टाइपिस्ट महोदय फिर से 15 ला दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, गिरफ्तारी करवाना है, टाइपिस्ट महोदय का गिरफ्तारी करवा दिया जाए, बहुत जो है गलती कर रहे हैं। चलिए गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकार, जो गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों जो है के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं, सत्य कथन की बात की गई है यहाँ पर। चलिए गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है, बिल्कुल गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है। यहाँ दूसरा कथन क्या है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, पेश होने का जो है अधिकार प्राप्त है। बात की जाए तीसरे कथन की बात की जाए तो गिरफ्तारी के दौरान जो है हिरासत में किसी भी तरह का जो है दुर्व्यवहार जो है या यातना से बचने का अधिकार है। चलिए ये भी बात है, सही है। हिरासत के दौरान जो है दिए गए जो है इकबालिया जो बयान होता है, इकबालिया बयान को जो है आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या ये कथन सही है? पांचवा क्या कह रहा, 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी महिला से सिर्फ पूछताछ के लिए जो है ही थाने में बुलाया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस कथन में, इसमें क्या बात कहा गया है, इसमें बताइएगा कौन सा कथन सत्य है। चलिए बताइए, ये आपका 1 नंबर कथन है, ये आपका 2 नंबर कथन है, ये आपका 3 नंबर कथन है, ये आपका 4 नंबर कथन है और ये आपका 5 नंबर कथन है। तो इसमें बताइएगा। चलिए तो यहाँ पे जो है गिरफ्तारी का जो है आपको कारण जानने का अधिकार है,
और जो है उसमें जो है गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में जो है आपके साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार या आपके साथ यातना नहीं किया जाएगा। बात की जाए जो आप गिरफ्तारी के समय जो इकबालिया बयान हो जाता है उसको जो है आरोपी के खिलाफ जो है सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें किया जाता है, कहा गया है इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कथन गलत हो जाएगा। बात की जाए 15 साल से कम उम्र के बालक हो या जो है महिला हो, उनको जो है सिर्फ पूछताछ के लिए ही जो है थाने में बुलाया जा सकता है। ऐसी ये भी जो है ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं कही गई है। तो आप बताइएगा इसमें से कौन कौन से कथन आपके सही हो जाएंगे, इसमें से कौन से कथन सही हो जाएंगे 15 नंबर में बताइएगा। 1 2 3 इसमें सही हो जाएंगे, ये दोनों कथन गलत हैं। इसमें जो है 1 2 3 गलत कथन गलत हैं। एक दो तीन पाँच, 1 2 3 5, 5 वाला भी नहीं सही है। इसमें क्या कहा गया है आपका 5 वाला भी नहीं सही है। इसमें 15 नंबर में जो है 1 2 3 ही है। 5 जो है सिर्फ जो है नहीं बुलाया जा सकता, इसमें जो है थाने में नहीं बुलाया जा सकता है इसको। ये भी आपका यहाँ पे थाने में नहीं बुलाया जा सकता 15 वर्ष से कम आयु के पूछताछ के लिए, ये अधिकार नहीं है जी। इसमें क्या कहा गया है, कोई एक बाल्य कानून है क्या है, उसमें 16 वर्ष से कम क्या 18 वर्ष से कम उसका प्रावधान है, तो थाने में बुलाकर पूछताछ नहीं की जा सकती है 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। तो 1 2 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है आपका, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में भी कथनों पर विचार करना है। तो क्या है गिरफ्तारी के संबंध में, चलिए 1 नंबर कथन क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, चलिए इसको थोड़ा सा, चलिए जी चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पे बात की जाए, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात की गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और बात की जाए यहाँ पर गिरफ्तारी और बात की जाए यहाँ पर हिरासत और पूछताछ के संदर्भ में पुलिस व अन्य संस्थाओं में जो DK बसु दिशा निर्देश जारी किए गए और बात की जाए यहाँ पर इन दिशा निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी हिरासत में जो है मैं अपने दोस्त या सगे संबंधी की को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। यह भी बात की जाए यहाँ पर इन दिशा निर्देशों में गिरफ्तारी के समय एक गवाह की उपस्थिति या फिर जो है अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति की जो है दस्तखत का होना अनिवार्य है। तो चलिए बताइएगा इसमें कौन सा आपका प्रश्न जो है कौन सा कथन सही हो जाएगा, इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा। यहाँ पर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की जो है गिरफ्तारी हिरासत में पूछताछ के संदर्भ में जो है पुलिस व अन्य संस्थाओं को जो है DK बसु आपके दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ये। और बात की जाए यहाँ पर आपके तीनों कथन जो है आपके यहाँ पर तीनों कथन सही हैं, सभी कथन यहाँ पर सही हैं। आपके D हो जाएगा, D इज द राइट आंसर। यहाँ पर तीनों कथन सही है यहाँ पर। चलिए बात की जाए आपका नेक्स्ट क्या है, 18 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है, संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। चलिए संसद के कथनों में कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है जी। यहाँ पर कार्यपालिका बात की गई है, प्रधानमंत्री लोकसभा के सत्ताधारी दल का मुखिया होता है जिसकी सलाह पर जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो इसमें क्या बात की गई है, इसमें आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे, इसमें जो है आपके दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। B इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है अगला 18 के बाद 17 आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक उल्लंघन को पूरी तरह से जनता के विरुद्ध माना जाता है, क्या ये बात है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, आपराधिक उल्लंघन की स्थिति में मुकदमा पीड़ित व्यक्ति की
तरफ से राज्य द्वारा दाखिल किया जाता है। बात की जाए शिकायतकर्ता को एफआईआर की एक नकल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। तो चलिए इसमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। असत्य पूछा गया है कि यहाँ पर सत्य पूछा गया है, ये यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ये यहाँ पर जो है टाइपिंग यहाँ पर आज जो है थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक। तो यहाँ पर जो है जी किसी भी व्यक्ति को किए गए जो आपका आपराधिक उल्लंघन की पूरी जनता के विरुद्ध माना जाता है। चलिए ये भी आपका सही है। आपराधिक उल्लंघन की स्थिति में मुकदमा जो है पीड़ित व्यक्ति की तरफ से राज्य द्वारा दाखिल किया जाता है। जी ये भी बात सही है। यहाँ पर बात की जाए शिकायतकर्ता को एफआईआर की एक कॉपी जो है प्राप्त करने का अधिकार है। तो यहाँ पे बताइएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पे सभी कथन सही हो जाएंगे। यहाँ पे सभी कथन सही हो जाएंगे आपके। डी इज द राइट आंसर। बहुत शानदार। वल्ली सक्सेस जी, ओजीए वाले, आरपी मोटिवेशन, सभी का डी आ रहा है। चलिए 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है फिर से संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है फिर से विचार करना है। आज बहुत विचार किया गया, आज ऐसे प्रश्न से विचार बहुत किया गया। तो चलिए यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार जो है आश्वासन दिया गया है। जीवन जीने के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। किसी भी स्थिति में व्यक्ति को जीवन या स्वतंत्रता छीना नहीं जा सकता। तो चलिए क्या ये बात सही है, बताइएगा। किसी भी स्थिति में व्यक्ति की जीवन और स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जोश में आके प्रश्न की लाइन को भूल मत जाइएगा। ये आपका किसी भी जो है स्थिति में व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता। क्या ये बात सही है, बताइए जो है क्या ये बात सही है। और बात की जाए बताइएगा यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा। सत्य कथन को बताना है। किसका ए आ रहा है, किसका बी आ रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बात की जाए आपके संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार का आश्वासन दिया गया है। जी जीवन जीने के अधिकार का आश्वासन दिया गया है, ये तो एकदम सही है। बात की जाए किसी भी स्थिति में व्यक्ति के जो है जीवन और स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता, ये कथन आपका गलत है। जी ये कथन आपका गलत है। बात की जाए कब जो है आपके मूल अधिकारों पर जो है आपके निर्बंधन लगाया जाता है, उसकी बात की जाए जब आपका जो है बात की जाए युद्ध और बाह्य आक्रमण या जो है आपकी इमरजेंसी लगी हो, जिसको आपातकाल कहते हैं, उस स्थिति में जो है आपका आर्टिकल आपके यहाँ पर 2 आर्टिकल हैं। आर्टिकल आपके आर्टिकल 358 के अंतर्गत जो है आपके 358 के अंतर्गत और आपके आर्टिकल 359 के अंतर्गत आपके मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाए जाते हैं। और इसमें बात की जाए आपके इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है आपका 358 में जो है जब लागू होगा 358 लागू होगा तो आर्टिकल जो है यहाँ पर आपके जो आर्टिकल आपका 20 और 21 को छोड़कर जो है आपका यहाँ पर जो है 20-21 को छोड़कर आपका सभी जो है आपके निरस्त हो जाएंगे। और आपके 359 में जो है आपका आर्टिकल 19 सहित जो है सभी जो है 19 भी जो है स्वतः जो है आपका यहाँ पे जो है आपका आर्टिकल 19 जो है आपका स्वतः लागू नहीं होगा, अर्थात स्वतः जो है निरस्त हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है। तो ये कथन इसी के अनुसार ये कथन आपका गलत हो जाएगा। जो 2 नंबर कथन है आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें सत्य कथन की बात की है, केवल एक सत्य होगा, केवल ए आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका कहाँ आ गया नेक्स्ट वाला। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ये आपका निम्नलिखित कथनों पर जो है ये पिछले दिन का क्वेश्चन आ गया का असत्य कथन का चयन करना है। तो चलिए इसको देखिएगा। राज्यपाल जो है विधानमंडल का अंग नहीं होता है और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। जी यहाँ पर प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। जी और जो है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। जी यहाँ पर एक कथन आपका असत्य हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा। चलिए ये आपका इसको क्वेश्चन कल कराया गया है, ये इसमें फाइल में लग गया है, रिवीजन है। तो चलिए इसको रिवीजन कर लेते हैं।
आपका कानून के शासन की बात की गई है, कौन सा कथन इसमें सत्य है? इसका अर्थ यह है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू किए होंगे। या फिर दूसरा कथन कह रहा है इसके द्वारा किसी भी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इसमें कौन सा कथन जो है आपका असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है तो आपका यहाँ पर ए वाला असत्य हो जाएगा, ए कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि सख्ती से लागू नहीं किया गया है। यहाँ पर जो है आपके जो है संविधान में, आपके संविधान में जो है समान जो है आपकी विधि जो है समान जो है न्याय की बात की गई है। तो ये आपका जो है एक वाला जो है यहाँ पे असत्य कथन कहा गया है, तो ए आपका असत्य हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर ए कथन असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं आपका घरेलू हिंसा के संबंध में बात की गई है। घरेलू हिंसा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होने की बात की गई है? घरेलू हिंसा में क्या है? परिवार का कोई भी सदस्य जो है घर के किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट करता है, चोट पहुंचाता है या घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। जी, घरेलू हिंसा के लिए महिलाओं का जो संरक्षण अधिनियम है 2005 में लाया गया था, इसमें सत्य की बात की गई है। तो आपके दोनों कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे, बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर बात की जाए। चलिए नेक्स्ट और लास्ट जो है घरेलू हिंसा के बारे में बात की जाए। महिलाओं के संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ये आपका 2005 का अधिनियम था, अधिनियम 2005 का था। लागू होने की बात की जाए तो 2006 में ये आपका लागू होता है, 2006 में लागू होगा, ए हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी के साथ आपका ये जो है समाप्त होता है, ये श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है आज की क्लास की। तो चलिए अब अपनी क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीआरपी मोटिवेशन जी, ओनली सक्सेस जी, ओजीए वाले सभी को जो है, अक्की जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग क्लास में बने रहे। तो चलिए अब टाइम भी हो गया है, हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।